नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक, किस्त नंबर 24। सर, वो गुंडा इस वक्त कराची के एक अस्पताल में नीम मुर्दा हालत में ज़ख्मी पड़ा है। ज़मान की अगली बात ने इन सब के सिरों पर हैरत का एक नया बम फोड़ा था। अजलान एक झटके से अपना रुख मोड़े वापस ज़ुमान की तरफ मुड़ा। क्या? सबके लबों से बरजस्ता एक ही लफ्ज़ अदा हुआ था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अजलान अब ज़मान के बिल्कुल सामने खड़ा इससे सारी वजाहत तलब कर रहा था। रात के इस पहर यहाँ आसपास किसी की मौजूदगी का कोई शाबा नहीं था, इसलिए वो बेफिक्र अंदाज में यहीं कॉरिडोर में खड़े ज़ुमान की सारी बातें सुन रहे थे। एक्चुअली सर, वो यहाँ से फ़रार होने के लिए कराची एयरपोर्ट पर जा रहा था। उसके फ्लैट से निकलते ही मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। ज़ुमान अपने लबों को तर करते ठहरे हुए लहजे में गोया हो रहा था। इसका हलक तनफ़ुस के तेज़ होने की वजह से तकरीबन खुश्क पड़ चुका था। इसको मुझ पर शक गुजरा तो वो टैक्सी वाले को जल्दी जल्दी चलाने का कहने लगा। अभी वो एयरपोर्ट से थोड़ा फासले पर ही था कि अचानक उनकी टैक्सी बंद पड़ गई। ज़मान ने एक पल के लिए इन सब के तहय्युर ज़दा चेहरे देखने के बाद अपनी बात को फिर से जारी किया था। इसी हड़बड़ाहट में इसने टैक्सी से अपना बैग निकाला और पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी मैं इससे थोड़ा फासले पर ही था कि ज़मान के गले में एक गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो आगे बढ़ने के साथ साथ बार बार अपना रुख पीछे करता मेरी कार को ही देख रहा था। तभी सामने से आने वाले तेज़ रफ्तार ट्रक को देख ना पाया और इसकी जद में आकर बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। अजलान समेत सभी इस वक्त शशदरज़दा लग रहे थे। शायद उसे इसके किए गुनाहों की सज़ा इसी सूरत में मिलनी थी। ना तो अब वो जिंदों में रहा है और ना ही मुर्दों में। ज़ुमान तासुब भरे लहजे में गोया होते बिलाखिर उसी बेंच पर बैठ गया। उसको हॉस्पिटल कौन लाया? अफ़ान जैसे नरम मिजाज शख्स को फ़ौरन इस पर तरस भी आ गया। अफ़ान भाई, अजलान सर ने हमेशा हमें हर मुसीबत ज़दा शख्स की मदद करने का ही सबक सिखाया, फिर चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं इसको उठाकर हॉस्पिटल ले आया, वरना तो उस सुनसान रोड पर तड़प तड़प कर इसकी मौत हो जानी थी। अजलान की दी गई ट्रेनिंग में ये बात सरे फहरिस्त हुआ करती थी। वहाँ खड़े अफ़ान और अयान की आंखों में इस वक्त अजलान के लिए सराहत वाजिया नज़र आ रही थी। गुड जॉब ज़ुमान, वेल डन। अजलान ने ज़ुमान के शाने पर हाथ रखते हुए इसकी हौसला अफजाई की। थैंक यू सर। अजलान के चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट देखते ही ज़ुमान को अपनी सारी थकावट एक ही पल में उतरती महसूस हुई थी। वो आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए गोया हुआ, वरना दिल के एक कोने में इसे डर भी लग रहा था कि शायद इस बार ज़ैनब मैडम की वजह से अजलान ज़रा जज्बाती होकर फैसला करें। मगर अब भी अजलान को होश का दामन थामे देख ज़ुमान के दिल में अपने टाइगर सर की इज्जत और एहतराम मज़ीद बढ़ चुका था। चलो शुक्र है ये प्रॉब्लम तो टली, वरना मुझे लग रहा था ये मजनू अपनी लैला का बदला लेने के लिए इस गुंडे की एक एक हड्डी अपने हाथों से तोड़ेगा। अयान ने माहौल को थोड़ा बेहतर करने के लिए अपनी बात में मजाक का अंसर शामिल किया था। अयान की इस गैर संजीदा बात पर अजलान भी खुजल भरे अंदाज में अपने होंठों पर उमड़ती मुस्कुराहट पर काबू पाने के लिए खुद को मोबाइल में मसरूफ़ जाहिर करने लगा था। अजलान, अब तुम भी आराम करो, हम सब यहाँ साथ वाले रूम में, अगर कोई इमरजेंसी हो तो फ़ौरन कॉल कर लेना। अफ़ान ने अजलान का मलजगा सा हुलिया देखा तो इसे रेस्ट करने का मशवरा दिया, क्योंकि अब तो सुबह भी होने वाली थी। जी भाई, ये प्राइवेट हॉस्पिटल अजलान के एक दोस्त की मलकियत था। जब कभी इसे कोई प्रॉब्लम होती वो हमेशा यहीं आता था, क्योंकि ये डॉक्टर अपने मरीज़ों की खबरें मीडिया तक नहीं आने देता था। वरना तो जिस जगह पर अजलान अपना कदम रखता पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस न्यूज़ को कवर करने के लिए वहीं पहुँच जाता था। इसीलिए तो आज भी वो जैनी को लेकर यहीं आया था, क्योंकि वो अपने मिशन की खातर ये खबर मीडिया तक किसी सूरत में नहीं जाने दे सकता था। सबको दूसरे रूम में जाता देख अजलान भी वापस उसी कमरे में आ गया जहां जैनी अपने मासूम पैकर चेहरे समेत हनूज गहरी नींद सो रही थी। अजलान का सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए बेड के पास मौजूद चेयर पर बैठा जैनब को ही महवियत भरी निगाहों से तकता रहा। यूं ही बैठे बैठे न जाने कब इसकी भी आंख लग गई, इसे पता नहीं चला। वक्त तेज़ी से सिरक कर बीत चुका था। तभी अचानक कमरे में जैनी की गुनूदगी से भरी आवाज़ उभरी, पानी, पानी। जैनी खुश्क लबों को आपस में मसल कर इन्हें तर्क करने की कोशिश करती अपनी बंद आंखों समेत ही पानी मांग रही थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने 4 से 5 घंटे तक पानी देने से मना किया था, इसीलिए तो लबों समेत इसका हलक तक खुश्क पड़ चुका था।
अजलान को अपनी स्मातों में जैनी की आवाज़ सुनाई दी तो हड़बड़ाते हुए फ़ौरन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और फिर टेबल पर मौजूद जग में से पानी मुस्तादी से गिलास में भरने लगा। ज़ैनब, ज़ैनब ये उठें, पानी पी लें। अजलान की यके बाद दीगरे आवाज़ों ने जैनी की नींद को भग से उड़ा दिया। वो अपनी भीगी आंखों समेत खुद पर झुके अजलान को ही बिना पलकें झपकाए देखे जा रही थी। अजलान ने ऑटोमेटिक बेड को थोड़ा ऊपर उठा दिया ताकि जैनी बिना किसी रुकावट के आराम से पानी पी सके। जैनी को फिर से वो सब बातें याद आईं तो अपना रुख दूसरी तरफ मोड़े अजियत के मारे अपनी आंखों को शिद्दत से मूंद गई। ये पानी पी लें ज़ैनब, आपको प्यास लग रही थी ना। जैनी की अक्सर नज़रअंदाजी पर अजलान के दिल में छिड़ाके से कुछ टूटा, लेकिन फिर भी वो खुद के असाब पर काबू पाते इसे नरम लहजे में पानी पीने को कह रहा था। नहीं, मुझे नहीं पीना। ना चाहते हुए भी इसकी पलकों की भाड़ से आंसू निकलकर इसकी तमतमाती गाल को मज़ीद सुर्ख कर गया था। प्लीज़ ज़ैनब, ज़िद मत करें। अजलान अभी गिलास हाथ में लिए वहीं खड़ा हुआ था। अभी किसी के दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ पर अजलान ने जी कहकर इसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। अब वो पानी का ग्लास टेबल पर रखते थोड़ा साइड पर खड़ा हो गया। इसकी निगाहें अभी तक जैनी के चेहरे के आसपास ही भटक रही थीं। कैसी हो जैनी, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। अजलान भाई, ज़ैनब को पानी पिलाया आपने? आने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर शिफा थी। शिफा, आप भी पानी पिला दें प्लीज़। जैनी के हलक से घुटी घुटी सिसकी नुमा आवाज़ बरामद हुई। अजलान ने ज़बत के चक्कर में अपनी मुट्ठियों को सख्ती से भींच लिया। जैनी का बेबस लहजा शिफा को एक पल के लिए चौंकने पर मजबूर कर गया था। ओके अजलान भाई, आप जैनी को थोड़ा सा पानी पिलाएं, मैं इसके लिए तब तक थोड़ा सा चाय बिस्किट रेडी करती हूँ। अजलान ने टेबल पर मौजूद वही गिलास उठाया और फिर जैनी के पास आते बाकायदा इसके लबों के साथ लगा दिया। जैनी अपनी कोशिश को नाकाम जाते देख अपनी बंद आंखों समेत ही बमुश्किल जहर मार करती पानी हलक से नीचे उतार रही थी। वो शिफा के सामने इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रहना मुनासिब समझा। अजलान इसकी लरजती पलकों के तिलिस्म में जकड़ा इसके चेहरे पर से अपनी उल्फत भरी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। शिफा इस वक्त अपना रुख दूसरी जाना मोड़े जैनी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर रही थी। इसे लगा अकेले जाने पर अजलान भाई जैनी पर थोड़ा गुस्से हुए होंगे, इसलिए जैनी भी थोड़ी नाराज़ सी दिख रही है। शिफा ने इनके ग्रेज को दूर करने के लिए जानबूझकर अजलान को ही पानी पिलाने का कहा था और फिर इसके ना करने के बावजूद ज़बरदस्ती खुद इसे 2 बिस्किट के साथ चाय भी पिलाई और फिर आखिर में मेडिसिन देकर ही इसकी जान छोड़ी थी। अजलान भाई, आपको जैनी का बहुत सारा ख्याल रखना और इसकी डाइट पर भी पहले से कहीं ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सारी मेडिसिन थोड़ी हैवी डोजेज पर मुश्तमिल है। शिफा ने तफक्कुर अमेज़ लहजे में गोया होने के बाद थोड़ा झुकते हुए जैनी के कुशादा माथे पर प्यार भी किया था, जबकि जैनी ये सब सुनकर इस्तेज़ाइया मुस्कुरा दी। इसकी ये तंजिया मुस्कुराहट अजलान की उकाब निगाहों से मख्फी न रह सकी। जी भाभी, आप जैनब के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दें, हम आज और अभी इसी वक्त घर शिफ्ट हो रहे हैं। डॉक्टर और नर्सिस की टीम इनका रेगुलर चेकअप करने के लिए हर रोज़ घर आते रहेंगे। अजलान ने असद संजीदगी से भरपूर तासरात समेत शिफा को हॉस्पिटल की डिस्चार्ज फार्मेलिटी आज ही पूरी करने का कह दिया। जी ठीक है भाई। शिफा बखूबी जानती थी अगर अजलान ने आज फ़ैसला कर लिया तो अब किसी की भी नहीं सुनेगा, इसलिए फ़ौरन हामी भर दी। तब तक बाकी सब भी कमरे में आ गए थे। शिफा इन सब से मुसाफा करते हुए वापस चली गई। कुछ ही देर बाद अयान भी जैनब का हाल अहवाल पूछता शिफा के पास ही चला गया था, जबकि अफ़ान जैनब के पास बैठा इससे हल्की फुल्की बातें कर रहा था, जिनका जवाब जहनी आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए दे रही थी। कल से मैं इनके लिए पागलों की तरह मारा मारा फिर रहा हूँ और मैडम ने एक दफ़ा भी मुझसे सीधे मुँह बात तक करना गवारा नहीं किया। जैनी की नज़रअंदाजी अजलान को नंगे पाँव दहकते अंगारों पर चलने के मुतरादिफ लग रही थी और अब देखो इतने दर्द में होने के बावजूद अफ़ान भाई से कैसे मुस्कुरा कर बातें कर रही हैं। अजलान मसनूई तासुब में गिरा नफ़ी में सर झटक गया। अफ़ान भाई, ईमान आपी सुबह से नज़र नहीं आई, क्या वो अपने घर वापस चली गई? जैनी के सवाल पर अफ़ान की आंखों के सामने फ़ातिमा का वो कल वाला रूप अक्स बनकर लहराता महसूस हुआ। न जाने क्यों इसके दिल की धड़कनें फ़ातिमा का नाम सुनते ही मुतशिर होना शुरू हो गईं। नहीं बेटे, फ़िलहाल वो यहाँ नहीं है, मैंने इन्हें कल रात को घर ड्रॉप कर दिया था। उनकी मामा घर पर अकेली थी ना, इसीलिए। अफ़ान ने अपनी अंदरूनी हालत के बरक्स इसे तुमानियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, पता नहीं, कल मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सा इज़्तिराब नज़र आया जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं वो ठीक भी होंगी या नहीं। जैनी का अंदाज़ इस वक्त खोया खोया सा था। वो बेहोश होने से कबल फ़ातिमा के अज़द परेशान तासरात अपनी आंखों से वाज़ेह तौर पर महसूस कर चुकी थी। दुनिया जहाँ की फ़िक्र सता रही है, इन्हें बस मुझे ही नज़रअंदाज करना है। अजलान जैनी पर एक नज़र डालते आहिस्तगी से बड़बड़ा रहा था, जबकि जैनी इस वक्त कल के फायरिंग वाले हादसे को अपने जहन के पर्दे पर उभरते देख फिर से घबरा उठी थी।
जेडी पुरसोच तासरात समेत कॉलेज के गेट के सामने खड़ा वहां से आते जाते लोगों को बगौर देख रहा था। वो इस वक्त अजीब सा हुलिया इख्तियार किए हुए था। चेहरे पर काली दाढ़ी और बड़ी बड़ी घनी मूछें, सर के लंबे बाल इस वक्त एक छोटी सी चोटी में मुकीद थे। तभी इसकी निगाह अचानक सनी के दोस्तों पर जाकर ठहर सी गई। वो सब लोग एक जत्थे की सूरत में खड़े किसी और ग्रुप से पुरस्रार तरीके से बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वो लोग अपनी बात मुकम्मल करके वापस कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे थे। थोड़ी दूर फासले पर खड़ा जेडी इस सारी सिचुएशन को एक ही पल में समझ चुका था। इधर आना भाई लोगों, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। जेडी इस मौका को गनीमत जानकर फ़ौरन आगे बढ़ते हुए इस ग्रुप के रास्ते में हायल हो गया। इसके लबों से बेसाख्ता एक खुरदरी भद्दी सी आवाज़ निकली। वो आवाज़ें बदलने में कमाल महारत रखता था। एक और शिकार मिल गया। जेडी के पीछे 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 चलते लड़के ने अपनी दाहिनी आंख को ज़ोर से दबाकर खिसियानी अंदाज अपनाया। वो लोग इसके साथ साथ चलते एक बंद गली में आ गए, जहाँ कदम रखते ही आगे बढ़ता जेडी उल्टे कदमों अचानक वापस मुड़ा और इसी लड़के के मुंह पर जोर आवर पंच दे मारा। वो हट्टा कट्टा लड़का इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसीलिए एक ही पंच के वार को सहते मुंह के बल नीचे गिर गया। इसके हाथ में मौजूद बैग इससे थोड़ी दूर फासले पर जा गिरा। इसके अंदर मौजूद छोटे साइज का कार्टन फटकर रोड पर गिर चुका था। सफ़ेद पाउडर की सूरत में लातादार ड्रग पैकेट्स आसपास बिखर गए। अब वो हनक बने इस अजीब हुलिये वाले आदमी को देख रहे थे, जिसने एक ही सेकंड के अंदर अंदर इनका भांडा बीच सड़क फोड़ दिया। क्या बदतमीज़ी है ये, एक लड़का गर्राते हुए बाकायदा जेडी के सर पर पहुंच गया था। बदतमीज़ी क्या होती है बच्चों, इसका पता तो तुम लोगों को जेल में जाकर लगेगा। ऑफिसर्स अरेस्ट देम। जेडी ने अंगेज शहादत उठाए स्पॉट लहजे में किसी और को भी मुहातब किया। इसके कहने की देर थी कि कई बावर्दी पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़े और एक एक करके इन सबको अरेस्ट कर लिया था। प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, हमें नहीं पता ये हमारे बैग में कैसे आया, इस ड्रग कार्टन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, प्लीज़। एक लड़का बाकायदा हाथ जोड़ते मिन्नत तरले करने लगा था। रियली, हमने तो अभी तक ड्रग का नाम भी नहीं लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब ड्रग्स हैं? वो लड़का खुद ही इस जाल में फंस चुका था। एक बावर्दी पुलिस ऑफिसर सबूत के तौर पर इनकी इस कार्रवाई की साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा था। तमाम लोगों को हथकड़ियाँ लग चुकी थी। 2 पुलिस ऑफिसर अब सबको एक एक करके घसीटते हुए ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपना मुस्तकबिल तो तुम्हारा कुछ है नहीं, अपने साथ साथ तुम बाकी दूसरे लोगों को भी इस नशे की लत लगाकर इनकी ज़िंदगियों से भयानक खेल खेलते हो। जेडी अब इनसे 2 कदम फासले पर खड़ा सख्त लहजे में गोया हो रहा था। अगर अपनी खैरियत चाहते हो, खुद से जुड़े तमाम नेटवर्क का राज फाश कर देना, वरना जिस एरिया में तुम सब जा रहे हो, हमारी ज़ुबान में इसे डेथ सेल कहते हैं, जहाँ से ज़िंदा बचना एक नामुमकिन सी बात है। जेडी धमकी अमेज लहजा अपनाते कॉलर को सीधा करने के बाद ड्रेस शर्ट की फोल्डेड स्लीव्स अपने हाथों से खोलने लगा था। डेथ सेल का नाम सुनते ही तमाम लड़के आपस में चहमगोइयाँ करते बाकायदा कपकपाहट का शिकार लग रहे थे। और फिर कुछ ही देर बाद इन्हें अपनी वैन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। इस बुरे काम में मुलव्वस होने की वजह से एक भयानक मुस्तकबिल अपनी पलकें बिछाए इनकी राह तक रहा था। इनके चेहरों की उड़ती रंगत इस बात की वाज़ेह अक्कासी करती महसूस हो रही थी, जबकि इन सबको वहाँ से जाते देख जेडी के चेहरे पर बाकायदा एक गहरी खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई थी। अजलान और जैनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ज़मान के साथ घर चले गए थे, जबकि अफ़ान हॉस्पिटल की पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अब घर वापस जा रहा था। ड्राइविंग करते हुए अचानक इसे फातिमा का ख्याल अपने जहन के कुंदे पर आन लपकता महसूस हुआ, तो इसने कार बाकायदा अयान के घर की तरफ ही मोड़ ली। वो रास्ते भर आमना बेगम की बातों के बारे में ही सोचता रहा था। उफ़ मेरे अल्लाह, मैं कैसे अपनी मासूम बेवा बेटी को इस शैतान के शर से बचाऊं। आमना बेगम की आवाज़ें इसे अपने स्मातों में कारी ज़रबें लगाती महसूस हो रही थी। अयान के पोश में कार रुकते ही अफ़ान धीमी चाल चलते नेक्सी के दरवाजे के सामने मुस्तरब अंदाज में आन खड़ा हुआ था। अरे अफ़ान बेटे, आप अंदर आओ ना। आमना बेगम ने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। शायद उन्हें उठने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इनके झुर्रियों ज़्यादा चेहरे की नकाहत देखते ही अफ़ान को अपने यहाँ आने के फ़ैसले पर अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो मैं डॉक्टर के बारे में पूछना चाहता था, आज वो चेकअप करने के लिए अभी तक आए हैं या नहीं? अफ़ान को कुछ और ना सूझा तो हिचकिचाने के अंदाज में डॉक्टर की बाबत पूछने लगा। इसे खुद अपनी इस बेकरारी की वजह समझ नहीं आ रही थी, आखिर वो यहाँ आया ही क्यों है। हाँ बेटे, डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले ही फातिमा को मेडिसिन देकर गया, अब तो पहले से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। आमना बेगम ने शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए तशक्कुर अमेज़ लहजा अपनाया था। जी फिर तो ठीक है, ओके आंटी, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अफ़ान का दिल फातिमा की एक झलक देखने को इसके सीने के अंदर बेताबी से मचल रहा था। वो अपनी मुंतशिर धड़कनों से खुद भी घबरा उठा, इसलिए वहीं खड़े खड़े अपनी बात मुकम्मल करते वहाँ से जाने के लिए पर तोड़ते आमना बेगम से इजाज़त चाही थी।
ऐसे कैसे बेटा, इतनी दूर से आए हो, चाय पीकर जाना। फातिमा बेटा हमारे लिए 2 कप चाय तो बना दो। फातिमा को लगा शायद शिफा आई, इसलिए अपने पसमर्दा चेहरे के साथ बिना हिजाब लिए यूं ही कमरे से बाहर आ गई। अब अचानक अफान को अपने सामने देख इसे शर्मिंदगी से महसूस हुई तो फ़ौरन किचन की जानब दौड़ लगा दी। कल वो खुद बेख्तियार इसके सामने अपने दिल की हालत खोल कर बैठ गई थी। ऊपर से रही से कसर आमना बेगम ने सुबह इसके उठते इसके बेहोश होने से लेकर डॉक्टर के आने तक का सारा वाक़या फातिमा को लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनाकर पूरी कर दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, कल अगर आप ना होते तो मैं अकेली फातिमा को कभी नहीं संभाल सकती थी। आमना बेगम इसके ना करने के बावजूद पुरजोर इसरार के साथ घर के अंदर लाउंज में ही ले आईं और फिर अफान के बैठते ही खलूस से दिल से इसका शुक्रिया अदा किया। इट्स ओके आंटी, आप बस अपना ख्याल रखा करें। अफान के चेहरे पर न जाने कितने सालों बाद एक शाइस्ता सी मुस्कुराहट उभरी। जाने क्यों इसका दिल फातिमा की एक झलक देखते ही मसरूर अंदाज में धड़कने पर मजबूर हो चुका था। मेरा ख्याल रखने के लिए तो फातिमा मेरे पास है ना, इसलिए मुझे अपनी कोई फ़िक्र नहीं। आमना बेगम उदासी से मुस्कुरा दी। अंदर खड़ी फातिमा इनकी सारी बातें खामोशी से सुन रही थी। सॉस पैन में रखी चाय उबल उबल कर पक रही थी। जैनी बेटी वो कैसी हैं आप? अफान के झुके चेहरे को देखते आमना बेगम ने बात को लफ्ज़ों का सहारा दिया। हाँ जी ठीक है, वो भी अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस चले गए हैं। अफान अपने मखसूस नरम दिल मोह लेने वाले अंदाज में गोया हुआ हिजाबज़दा चेहरे के साथ इनके सामने टेबल पर चाय रखती फातिमा को फिर से जैनी की वो हालत याद आ गई तो अपने लरजते हाथों समेत फ़ौरन वहाँ से चली गई। अल्लाह सेहत दे बच्ची को, बहुत ही प्यारी और नेक दिल है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नेक नसीब अच्छे करे। आमना बेगम खलूस से दिल से जैनी के लिए दुआएं कर रही थी। अब वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करते ईमान फातिमा के हाथ की बनी मज़ेदार चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। आमना बेगम को अफान से मिलकर वही खुशी महसूस होती थी जो इन्हें उस्मान से मिलकर होती थी, इसीलिए तो वो कुछ ही दिनों में इससे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी। अफान भी इन्हें बिल्कुल आसमा बेगम की तरह इज्जत देता था। कुछ ही दिनों में इन दोनों का एक खूबसूरत माँ बेटे वाला रिश्ता बन गया था, जिसे पाकर आमना बेगम खुद को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करती थी। अजलान फ्रेश होकर अभी वापस कमरे में आया था कि इसके फ़ोन पर एक ज़रूरी कॉल आने लगी, जिसे अटेंड करने के लिए वो स्टडी रूम में आ गया क्योंकि जैनी इस वक्त बेड पर लेटी मेडिसिन के ज़रिए असर फिर से गहरी नींद सो रही थी। हेलो टाइगर सर, कैसे हैं आप? ज़ियान की खनकती आवाज़ इसके चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट लाने का मौजब बनती महसूस हुई। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अजलान बाकायदा रिवॉल्विंग चेयर पर टेक लगाए मुतमिन अंदाज में बैठ गया। आज टीवी ऑन करके देखा? ज़ियान ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा इसी से इस्तफसार किया। नहीं, टीवी तो नहीं देखा। क्यों, सब खैरियत तो है ना? टाइगर अपने मखसूस गंभीर लहजे में गोया हुआ था। यार जेडी तुम बताओ, मैं तो खुशी के मारे सही से बता भी नहीं पाऊँगा। ज़ियान ने अपने साथ बैठे जेडी को मुखातब किया। यार ज़ियान तुम भी ना। जेडी आहिस्तगी से मुस्कुराते नफ़ी में सर झटक गया। अब मुझे भी बता दो, या तुम दोनों ने बस अपने ये फजूल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए मुझे कॉल मिलाई है? अजलान को जैनी की नज़रअंदाजी पहले ही बुरी तरह खल रही थी, ऊपर से इन दोनों के पहेली बुझवाने वाले अंदाज पर इसे मज़ीद तप चढ़ गई। अजलान के तनक अंदाज पर वो दोनों बेसाता कहका लगाकर हंस दिया और फिर अजलान के बाकायदा घूरने पर इन दोनों को बिलाखिर संजीदगी का रूप धारना पड़ा। एक्चुअली टाइगर सर, यही समझे आज आपका प्लान तकरीबन कामयाब हो चुका है, इसीलिए ज़ियान ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जेडी ने अपनी बात का आगाज़ किया तो अजलान भी पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा होकर इसकी बात बगौर सुनने लगा था। मतलब? अजलान ने साथ ही साथ टेबल पर मौजूद रिमोट उठाकर टीवी भी ऑन कर दिया। सर, आपके प्लान के मुताबिक जो ट्रैकर्स हमने इन ट्रकों पर लगाए थे, आज उन्हीं के ज़रिए मुख्तलिफ लोकेशंस पर कायम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के आसपास के इलाकों से इन सब ट्रकों को अपनी तहवील में ले लिया और इसमें मुलव्वस सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाज़ की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा छापे मारे जा रहे हैं। सांस लेने की गर्ज से वो लम्हे भर के तवक्कुफ़ के लिए रुका और अपनी बात फिर से जारी कर दी। और इसकी खबर हमने मीडिया में लीक करवा दी, जिसकी वजह से आज ये मामला मीडिया की नज़रों में आ गया। तकरीबन बाकी का सारा काम तो मीडिया खुद ही करवा देगा। जेडी ने आहिस्तगी से मुस्कुराते सारी रिपोर्ट अजलान के गोश गुजार की थी। उस दिन मुझे टाइगर की ये दूरंदेशी समझ नहीं आ रही थी। सच में टाइगर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे समझ आ रही है उस दिन तुमने हमें सीधा उनके बेसमेंट में छापा मारने से मना क्यों किया। इस तरह तो सिर्फ उनका सरगना पकड़ा जाता, लेकिन अब इस पूरे नेटवर्क को इन गिरफ्तार लोगों के ज़रिए अपनी हिरासत में लिया जाएगा। वाकई मज़ा आ गया। ज़ियान अब सराहती निगाहों से टाइगर को ही देख रहा था, जबकि अजलान का ध्यान इस वक्त टीवी पर नशर की जाने वाली खबरों पर था। जेडी, अजलान ने पुरसोच तासरात में जेडी को मुखातब किया। जी सर। जेडी फ़ौरन सीधा हो बैठा। नासिर मलिक कहाँ है इस वक्त? मुझे इससे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है।
अजलान की उंगलियां इस वक्त टेबल की सतह को नरमी से छू रही थीं। अजलान का अज़ली रोबो दबदबा, अपने हुस्न से शान बेनियाजी, इसकी एक एक हरकत से वाज़ेह महसूस की जा सकती थी। एक दुनिया इसकी इसी अदा पर मर मिटने को तैयार थी, मगर इसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। सोशल मीडिया पर मौजूद लाखों लड़कियों में वो हार्ट ब्रेकर के नाम से पहचाना जाता था। बदकिस्मती से आज अजलान को भी ज़ैनब से मोहब्बत के बदले में वही नज़रअंदाजी, वही बेरुखी सहनी पड़ रही थी, और ये सब धीरे धीरे इसकी बर्दाश्त से बाहर होता महसूस हो रहा था। क्या प्रॉपर्टी? तुम इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे? ज़ियान अपने प्रोफेशनल अंदाज को छोड़े अपने बहनोई वाले रिश्ते के रूप में आ चुका था। अभी मुझे इस नासर मलक से बराह रास्त मिलने दो, बाकी की बात फिर बताऊंगा। अजलान ने मुस्कुराहट समेत गोया हुआ, इस तरह तुम्हारी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल से अजलान, इस बात को तो तुम भूल ही जाओ। ज़ियान नासर मलक की मकाराना फितरत से अच्छी तरह वाकफियत रखता था, इसलिए बिना सोचे समझे झट से मना कर दिया। ज़ियान, अभी नहीं मिल रहा, लेकिन ये तो पक्की बात है, मुझे जल्द इससे मिलना ज़रूर है। अजलान अपनी बात पर डटा हुआ था। वो कोई तुम्हारी नाराज़ महबूबा है जिसे तुमने बराह रास्त मिलकर ही मनाना है? ज़ियान के गुस्से में इसकी अपनायत वाज़ेह झलक रही थी। इसकी नाराज़ महबूबा वाली बात पर साथ बैठा जेडी भी धीरे से मुस्कुराए बिना न रह सका। अजलान के जहन के पर्दे पर ज़ैनी का नाराज़ रूप अपनी दिलकशी समेत लहराता महसूस हुआ था। एक पल के लिए इसके नाभी लबों पर बेसाख्ता जानदार मुस्कुराहट छा गई। जेडी इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुआ था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था टाइगर कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता। अगर वो इस नासिर मलक से मिलना चाहता है तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात छुपी होगी, जो फिल वक्त वो किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। लेकिन ज़ियान थोड़ा जज्बाती किस्म का इंसान था, इसलिए फ़ौरन रद्द अमल ज़ाहिर कर दिया। जेडी, इस वक्त वो कहाँ रुका हुआ है? अजलान ने अब की बार बात करते हुए टाइगर का लबो लहजा इख्तियार किया। सर, वहीं अपने खुफिया ऑफिस में ही, जहाँ वो हर मसले के बाद फ़ौरन चला जाता है, या फिर यूँ कहें गीदड़ की तरह छुप जाता है। जेडी ने इस्तेज़ाइया मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। ओके देन, अब मेरी मुलाकात नासिर मलक से उसी खुफिया ऑफिस में ही होगी, और जेडी ये मुलाकात तुम प्लान करोगे? अजलान पुरसुकून अंदाज में कहते जेडी और ज़ियान के सर पर हैरत का एक नया बम फोड़ा था। अब वो दोनों हौनक तासरात समेत गैर यकीनी सूरत हाल में गिरे एक दूसरे को ही देख रहे थे। अजलान इनको थोड़ा वक्त देना चाहता था, इसलिए अलविदाई कलमात अदा करते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिए। अभी वो ज़ैनी को देखने वापस कमरे में जा ही रहा था कि अचानक लाउंज से गुजरते इसकी समातों में एक जानी पहचानी आवाज़ किसी शहद की तरह रस घोलती महसूस हुई। अजी अंकल! आहिल की खुशी से भरपूर चहकती आवाज़ ने इसे एक झटके से अपना रुख बाकायदा वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अजलान लंबे लंबे ढक भरते फ़ौरन इसके पास पहुंचा और फिर इसे अपनी गोद में उठाता फटते मोहब्बत से बाकायदा इसे अपने साथ लिपटा चुका था। कैसा है मेरा बच्चा? अजलान इसके गाल को नरमी से पिचकारता अब इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। तभी इसे दाखिली दरवाजे से बाकी घर के अफराद भी अंदर आते दिखाई दिए। अब वो आगे बढ़ता इन सब से भी फर्दन फर्दन मुसाफा कर रहा था। अजलान को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर सबके चेहरों पर इस वक्त एक लूही सी चमक नुमायाँ हो रही थी। बेचैन क्यूपी टीवी पर चलती खबरों से तंग आकर अंदाज में इधर से उधर टहल रहा था। आज इसका करोड़ों का माल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। इस वक्त वो गुस्से में एक बिफरे हुए शेर की तरह लग रहा था, जिसको अपनी भूख मिटाने के लिए कोई ना कोई शिकार लाजमी चाहिए था। फ़ोन डायल करो, उस नासिर मलक का बड़ा करता फिर रहा था अपनी ज़रा सी कामयाबी पर। मुअद्दब अंदाज में खड़े मुलाजम ने क्यूपी का हुक्म सुनते ही फ़ोन मिलाकर अपने कपकपाते हाथों समेत बाकायदा इसके हाथ के इशारे से क्यूपी के हाथ में थमा दिया। इसे वहाँ से जाने का हुक्म सादिर कर दिया। साहब, नासिर मलक। हेलो, कैसे हैं? क्यूपी अंदर अंदर इस हादसे को लेकर काफ़ी परेशान था, लेकिन फिर भी इसके लहजे का रोबो दबदबा इसकी कैफियत पर को किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दे रहा था। इतनी बड़ी हमाकत करके मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो? तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? किन बेवकूफ़ों के हाथों इतना सारा माल भेज दिया? शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं, वो सारा का सारा माल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। क्यूपी बोलने पर आया तो बिना सोचे समझे सख्त लहजे में बोलता ही चला गया। नासिर मलक का तन बदन सुलग उठा। आज तक किसी ने भी इससे इस कदर हद तक मेज़ अंदाज में गुफ्तगू नहीं की थी। एक मिनट क्यूपी, कल जो ट्रक माल लेने आए थे वो तुमने नहीं भिजवाए क्या? नासिर मलक की छठी इसने कुछ न कुछ गलत होने की निशानदेही की थी। मैं तुम्हें अनाड़ी दिखता हूँ क्या? एक ही दिन सारे के सारे ट्रक मुख्तलिफ जगहों पर भिजवाने की बेवकूफ़ाना हरकत तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। करना तो फिर बहुत दूर की बात है। क्यूपी का गुस्सा इस वक्त सातवें आसमान को छू रहा था।
किसी तीसरे को हमारे इसका मतलब खुफिया धंधे के बारे में किसी तीसरे को खबर हो चुकी है। इसी ने ही धोखाधड़ी के ज़रिए ये सब करवाया है। नासिर मलिक पुरसोच तासरात समेत कड़ी से कड़ी मिलाने में मसरूफ़ था। शट अप मलिक, अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरा नाम बाहर आया ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्यूपी ने खटक से फ़ोन बंद कर दिया। नासिर मलिक की फ़ोन बंद होते देख गुस्से से चिल्ला उठा। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से इसकी आवाज़ बाहर तक ना गई। अब वो अपना सर हाथों में थामे क्यूपी के कल के आए उस वफ़द के बारे में सोचने लगा। वही मंजर एक याद बनता इसकी रगों पैर में खून की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का सबब बन गया था। मलिक साहब, क्यूपी सर का ऑर्डर है। माल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आज कंटेनर से ड्रग के सारे पैकेट निकलवा कर इन ट्रकों में पैक करवा दें। फिर अपने तमाम काबिल भरोसामंद अफराद को इन ट्रकों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर भेज दें। डार्क ग्रे पेंट कोट में मलबूस आदमी पुरवकार अंदाज में क्यूपी का ऑर्डर नासिर मलिक के सामने दोहरा रहा था। ये सब क्यूपी ने कहा? यकीन नहीं आ रहा मुझे, इतना माल एक साथ बाहर लेकर जाना किसी खतरे से खाली नहीं। नासिर मलिक इस्तफसारिया निगाहों समेत इन तमाम आदमियों के चेहरे की पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिन पर इसे अंदर ही अंदर थोड़ा शक का गुमान गुजर रहा था, लेकिन उनका पुरअतमाद अंदाज देख कुछ पल के लिए नासिर मलिक भी शशोपंज की कैफियत में घिर चुका था। एक मिनट, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर लें। ऐसे महसूस हुआ जैसे वो नासिर मलिक की इस बात का बुरा मान गया हो। इनका एक नंबर हो तो फ़ोन करूँ ना? चलो खैर, तुम लोग चेहरे से तो काबिल भरोसा लग रहे हो। ठीक है, फिर आज रात को सारा माल मखसूस अड्डों पर पहुंचा दूंगा, सुबह तक कस्टमर्स को डिलीवर भी हो जाएगा। नासिर मलिक ने इनके बढ़ाए हुए हाथ को मुस्कुराते हुए देखकर इनसे मुसाफा किया और फिर वो लोग रस्मी इस्लाम दुआ के बाद अपने बैग समेत वहाँ से चले गए। नासिर मलिक अपनी सोचों से बाहर निकला तो बेसाख्ता अपने दिल को बुरा भला कहने लगा, क्योंकि दिमाग ने तो उस दिन भी कुछ गलत होने का इशारा दे दिया था। यही बैग क्यूपी के हर उस वफ़द के पास होते थे, इसलिए जेडी ने ऐसे सेम बैग्स तैयार करवा कर इस वफ़द के रूप में अपने ऑफिसर्स भेज दिए। नासिर मलिक इन बैग्स को देखकर धोखा खा गया, इसलिए वो इस मामले के रफा दफा होने तक फिर से रूपोश हो चुका था। इसे किसी तौर समझ नहीं आ रही थी आखिर वो तीसरा बंदा है कौन जिसने ये चाल चलकर इसको चारों शाने चित कर दिया था। शम्सा कब से बैठी नमाज से पढ़ रही थी। आंखों में सुर्खी घुलने पर इसने कुछ देर के लिए किताबें बंद की और लाउंज में आकर बैठ गई। सामने ही टीवी भी चल रहा था। अभी वो आराम की गर्ज से अपनी टांगें ऊपर कर ही रही थी कि अचानक टीवी स्क्रीन पर कुछ लड़कों की तस्वीरें गर्दिश करने लगी। इन सब के हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और इन सब के साथ चंद पुलिस ऑफिसर्स भी तनकर खड़े थे। टीवी एंकर बार बार इन सब के मुनशियात में मुलव्वस होने का जिक्र कर रहा था। शम्सा ने जल्दी से रिमोट उठाकर कई चैनल आगे पीछे घुमाकर देखे, मगर सब पर सिर्फ यही एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। वो टीवी का रिमोट टेबल पर रखती परेशान तासरात समेत सोफे से उठ खड़ी हुई थी। उफ मेरे खुदाया, क्या मासमैन ने ये सब मेरे कहने पर किया? इन सबको इस ड्रग्स केस में फंसा देने वाला कोई और नहीं, मैं हूँ। शम्सा गैर यकीन अंदाज में अपने मुंह पर हाथ रखती सीढ़ियों के जीने फलांग रही थी। मेरी वजह से पहले सनी की मौत और अब इन सब के साथ ये सब। मास्कमैन क्यों किया आपने ये सब? अजद परेशानी के मारे इसके सर में फिर से दर्द की टीसें उठने लगी। ऐसा करने को तुमने ही तो कहा था। शम्सा के अंदर से एक आवाज़ हवा बनकर उभरी। डर के मारे इसके वजूद पर बाकायदा कपकपी सी तारी हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा उनके साथ ये सब करने को, मैंने नहीं कहा। मैं तो सिर्फ उन्हें डराना चाहती थी। शम्सा सरगोशीनुमा अंदाज में खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। वो गहरे गहरे सांस लेती, बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई और फिर कुछ सोचते हुए अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ती किसी का नंबर डायल करने लगी। इसके हाथ फ़ोन पर तेज़ी से हरकत कर रहे थे। अब वो फ़ोन कान से लगाए मुकाबल के रिसीव करने का इंतज़ार करने लगी। ज़हे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? सब खैरियत तो है ना? जेडी की मुस्कुराती आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंज उठी थी। आपको एहसास भी है आपने किसी बेकसूर के साथ जुल्म करके कितना बड़ा गुनाह किया है? शम्सा की गुस्सीली आवाज़ पर जेडी एक पल के लिए चौंके बिना न रह सका। ये क्या कह रही हैं आप? लगता है आप इस वक्त अपने होश में नहीं हैं। जेडी को इसका सख्त लहजा एक आंख नहीं भाया था। पहले नहीं थी, लेकिन अब अच्छी तरह होश में आ चुकी हैं। आपने सिर्फ अपनी और अपनी अना की सुरखरुई के लिए इन सब लड़कों को ड्रग्स के झूठे केस में पकड़वा दिया। जब्त के चक्कर में जेडी ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींच लीं। मुझे नहीं पता था जिस मास्कमैन को मैं जानती हूँ उसके मास्क ज़्यादा चेहरे के पीछे एक ऐसा लड़का छुपा है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल। शम्सा की तलब बातों का सिलसिला अभी तक जारी था कि जेडी की सख्त कटीली आवाज़ ने इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही रोक दिया।
स्टॉप इट शम्सा, बस बहुत इंसल्ट कर लिया आपने, अब आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगी। जेडी की गर्दन की रगें तनकर ऊपर को भर चुकी थीं। इसकी आंखें पल भर में ही सुर्ख अंगारों का रूप धार गईं। उनकी लम्हा बलम्हा बढ़ती सुर्खी किसी को भी जलाकर राख कर देने के लिए काफ़ी थी।